हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो अब तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि सिस्टम क्या है, क्या इसका बेसिक काम है, इसके अलावा इसके क्या नॉन अदर रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से बेसिक ऑर्गन हैं और ऑर्गन्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। हमने देखा था लास्ट में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया है, एक अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और दूसरा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिवाइड किया था उसको, और ऐसे ही फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था इन कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। उसके बाद सिस्टमेटिक वे में हमने नोज़ की बात की थी। नोज़ पहला ऑर्गन है, बेसिकली फिजियोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट नोज़ का पार्ट है उसको हम इंटरनल नोज़ या नेजल कैविटी कहते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन हमने देखा था। आज आगे कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन after the nose in the respiratory system, that is the pharynx. Pharynx और थ्रोट दोनों एक ही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये ऑर्गन न सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है बल्कि ये हमारे जीआई सिस्टम का भी भाग बनाता है। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना देते हैं, फिर डायग्राम के साथ हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Okay, look at the diagram. It is pharynx और throat. बेसिकली फेरिंग्स एक होलो ट्यूब होती हैं, 12.5 सेंटीमीटर लंबा एक फनल शेप का ट्यूब। फनल का मतलब ऐसा ट्यूब जिसके आगे का माउथ थोड़ा सा वाइड होता है, जस्ट लाइक दैट। तो आप देख रहे हैं
ये आगे से वाइडर माउथ है और पीछे जाके ये एक नैरो ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। तो फेरिंग्स बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर लंबा और फनल शेप का एक ट्यूब है, जो कि दोनों सिस्टम का भाग बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी और जीआई सिस्टम का भी। फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने एक ब्लू लाइन बनाई है, यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होता है और लास्ट में एंड हो रहा है इस लाइन पे आके। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया मैंने बनाया है ये कंप्लीट फेरिंग्स है। फेरिंग्स के एसोसिएटेड कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फेरिंग्स के आगे की तरफ दो कैविटीज़ होती हैं, ऊपर की तरफ ये नेजल कैविटी है और यहाँ पर ये माउथ का पीछे का ओरल कैविटी का ओपनिंग इसोफेगस में, उसके आगे दैट मीन्स ये और ये दो कैविटी हैं फेरिंग्स के एंटीरियरली, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और ये है माउथ के अंदर का ओरल कैविटी। ऐसे ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स के पीछे की तरफ सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं और ये फेरिंग्स अप टू द C6 तक जाती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री 6 तक इसका एक्सटेंशन होता है। इस फेरिंग्स के ऊपर की तरफ मतलब सुपीरियरली यहाँ एक बोन होती है और इस बोन को हम कहते हैं स्फिनोइड बोन। बोन जो कि फेरिंग्स का रूफ बना रही है, फेरिंग्स का ऊपर का सुपीरियर भाग बना रही है। और ऐसे ही फेरिंग्स का जो लोअर एंड है वो एंटीरियरली कन्वर्ट होता है इनटू द लैरिंग्स एंड पोस्टीरियरली इट इज कन्वर्टेड इनटू द इसोफेगस। दैट मीन्स इंफीरियरली फेरिंग्स की दो चीज़ें लोकेटेड होती हैं, आगे की तरफ होता है लैरिंग्स और पीछे की तरफ होता है इसोफेगस। ऐसे ही फेरिंग्स का जो पूरा लेटरल वॉल है वो बनता है बाय द मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्रॉबेबली होती हैं, तो वो सारी मसल्स इसका सराउंडिंग लेटरल व्यू बनाती हैं। तो फेरिंग्स के एसोसिएटेड 5 चीज़ें होगी, एंटीरियरली नेजल एंड ओरल कैविटी, पोस्टीरियरली देयर इज सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऊपर की बात हम करें तो यहाँ स्पिनोइड बोन होता है और नीचे की तरफ बात करें आगे की तरफ तो यहाँ पे लैरिंग्स है और पीछे की तरफ इसोफेगस और लेटरली यहाँ पे नेक का मसल्स होता है, प्रोबेबली ऑफ द प्रोबेबली मेड ऑफ स्केलेटन मसल्स। फेरिंग्स को इजी डिस्क्रिप्शन के लिए, फेरिंग्स को इजीली समझने के लिए हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। दैट इज नंबर 1 सुपीरियर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, जो ऊपर की तरफ है, इसको हम बोल रहे हैं नेजोफेरिंग्स। दैट इज नंबर 2 जो कि नेजोफेरिंग्स के नीचे की तरफ सिचुएटेड है, इसको हम बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स से भी नीचे फेरिंग्स का एक पार्ट होता है, उसको हम बोल रहे हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो फॉर द इजी डिस्क्रिप्शन वी हैव डिवाइडेड द फेरिंग्स इनटू 3 पार्ट: nasopharynx that is the superior portion, oropharynx that is the intermediate portion of pharynx, and the laryngopharynx that is the inferior portion of the pharynx। इस laryngopharynx को हम hypopharynx भी कहते हैं। देखते हैं वन बाय वन तीनों के बारे में। नेजोफेरिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिंग्स का सबसे पहला भाग, इनिशियल भाग, स्टार्टिंग भाग को हम कहेंगे नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स स्टार्ट होती है पोस्टीरियर नेयर से या इंटरनल नेयर से और ख़त्म होती है यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट पे आके। हमने पढ़ा है नोज़ के अंदर नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के आगे भी नेयर्स होते हैं और पीछे भी नेयर्स होते हैं। आगे की तरफ एक्सटर्नल नेयर कहलाते हैं और पीछे वाले नेयर कहलाते हैं इंटरनल या पोस्टीरियर नेयर्स। तो ये पीछे वाले नेयर से यहाँ से ये फेरिंग्स स्टार्ट हो रही है और ये जाती है अप टू द सॉफ्ट पैलेट। ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी का जो रूफ है, जो छत है, वो पैलेट से बनती है। पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है और आगे की तरफ होता है हार्ड पैलेट। ये जो सॉफ्ट पैलेट का एंड है, टर्मिनल एंड, यहाँ तक का ये जो फेरिंग्स का भाग है, इसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंक्स। दैट मीन्स द पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी। नाक की कैविटी के पीछे वाला जो पोर्शन है फेरिंग्स का, उसी को हम बोल रहे हैं नेजोफेरिंक्स। ये नेजोफेरिंक्स एक सिंगल पैसेजवे है जो प्रोवाइड कराएगा एयर के लिए। दैट मीन्स व्हाट कि फेरिंग्स आगे हम देखेंगे कॉमन पैसेजवे होता है हवा और फूड के लिए, लेकिन नेजोफेरिंक्स ऐसा फेरिंग्स है जहाँ से सिर्फ हवा कैरी होगी, हवा ट्रांसपोर्ट होगी टू द सब्सिक्वेंट फेरिंग्स। यहाँ से कभी भी फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जबकि हम देखेंगे आगे कि ये जो फेरिंग्स है दोनों ओरो और लैरिंगो, ये दोनों कॉमन पैसेजवे होती है एयर एंड फूड के लिए। तो नेजोफेरिंक्स सिर्फ हवा के ट्रांसपोर्टेशन को रास्ता प्रोवाइड कराता है और हवा, एयर, दैट मीन्स बहुत डेलिकेट होती है। तो यहाँ की जो म्यूकोजा है वो भी बहुत डेलिकेट है और वो म्यूकोजा बनती है बाय द सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। नेजोफेरिंक्स की जो म्यूकोजा है वो बनती है सूडो स्ट्रेटिफाइड
ciliated columnar epithelial cells की। नेजोफेरिंक्स में टोटल 5 ओपनिंग आती हैं अलग अलग जगह से। 2 ओपनिंग आती हैं हमारे नेजल कैविटी से, ये आप देख रहे हैं, ये नेयर्स का ओपनिंग है, एक राइट साइड से और दूसरा लेफ्ट साइड से। तो 2 ओपनिंग नेजल कैविटी से इस नेजोफेरिंक्स में ओपन हो रहा है। 2 ओपनिंग यहाँ की तरफ होती है जो हमारे कान से आती हैं। कान आप पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर 2-3 भाग है कान के, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो मिडल ईयर जहाँ पे ऑसिकल्स होते हैं वहाँ से ऑडिटरी कैनाल आती है और वो यहीं पे ओपन होती है। ऑडिटरी कैनाल बेसिकली मिडल ईयर में जो एयर का प्रेशर उसको इक्वलाइज करने में हेल्प करती है ताकि हियरिंग में वो असिस्ट करें। तो यहाँ पर 2 ओपनिंग आएगी, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो 2 ओपनिंग होती है यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल की या स्टेचियन ट्यूब्स की। और एक ओपनिंग आप देख रहे हो ये ओरोफेरिंक्स का ओपनिंग है। ये वाला जो ओपनिंग है ये ओरोफेरिंक्स का ओपनिंग है जिसमें ये ओरोफेरिंक्स नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग हमसे पूछे इन द नेजोफेरिंक्स, तब हमने बताना है कि 5 ओपनिंग इसके अंदर ओपन होती है। 2 फ्रॉम इंटरनल लेयर, 2 फ्रॉम ईयर दैट इज ऑडिटरी कैनाल ओपनिंग एंड 1 फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और इन लिम्फॉइड टिश्यूज को हम कहते हैं एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स ये लिम्फॉइड टिश्यू हैं, दैट मीन्स लिम्फेटिक टिश्यू हैं। इनके अंदर बेसिकली WBC मैच्योर होती हैं और WBC आपको पता ही है बॉडी को डिफेंड करने का काम करती हैं। तो वेन एवर बॉडी नीड्स डिफेंस फ्रॉम द पैथोजेंस, फ्रॉम द एंटीजेंस, फ्रॉम द फॉरेन बॉडी, तो यहाँ पर ये जो एडिनॉइड्स हैं ये एज सच WBC को मैच्योर करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली नेजोफेरिंक्स में जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिनॉइड्स। क्लियर? तो दैट इज द नेजोफेरिंक्स, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स आगे जाके कन्वर्ट होता है इनटू द ओरोफेरिंक्स। आप देख रहे हैं ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स का भाग है, पोर्शन है, उसी को हम बोल रहे हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स फेरिंक्स का वह भाग है जो कॉमन पैसेजवे है एयर एंड फूड के लिए। यहाँ से इस ओरोफेरिंक्स से एयर भी ट्रांसपोर्ट होगी आगे की तरफ और इसी ओरोफेरिंक्स से हम जो खाना खाएंगे वो स्वेलो होगा इनटू द इसोफेगस। तो ओरोफेरिंक्स प्रोवाइड बोथ पैसेजवे टू द एयर एज वेल एज फूड। हवा तो डेलिकेट है लेकिन फूड डेलिकेट नहीं होता है, सॉलिड होता है। और उसके लिए चूंकि वो सॉलिड कंटेंट है तो उसके लिए म्यूकोजा थोड़ी बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्ट म्यूकोजा होगी तो इट मे बी टीयर एंड वियर। तो यहाँ की म्यूकोजा लिटिल बिट चेंज होती है उस म्यूकोसा से जो कि नेजोफेरिंक्स में है। और यहाँ जो म्यूकोजा होती है उसको हम बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ सेल का जो शेप होगा वो स्क्वेमस टाइप होगा, मल्टीपल स्ट्रेटा वहाँ पर होंगे, मल्टीपल लेयर होगी और वहाँ पर केराटिन प्रोटीन नहीं होगा लेकिन केराटिन प्रोटीन जैसा ही हार्ड ये टिश्यू वहाँ पे रहेगा। दैट मीन्स सेम हार्डनेस जैसा कि जस्ट लाइक केराटिन टिश्यूज होते हैं, केराटिन टाइप ऑफ टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज, वैसा ही स्ट्रेंथ यहाँ मिलेगी लेकिन वहाँ पे केराटिन प्रोटीन नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों के लिए रास्ता प्रोवाइड करा रहा है एयर एंड फूड के लिए। तो यहाँ की म्यूकोजा हमको लिटिल बिट थोड़ा सा मजबूत चाहिए ताकि टीयर एंड वियर यहाँ पे नहीं हो। ओरोफेरिंक्स में एकमात्र ओपनिंग आती है और ये आप ओपनिंग आती है हमारी ओरल कैविटी से। खाना हम जो माउथ में लेते हैं और उसका मास्टिकेशन चबाने के बाद उस खाने को हम जिस ओपनिंग पोर्ट के थ्रू इस ओरोफेरिंक्स में डालेंगे उस ओपनिंग पोर्ट को बोलते हैं फॉसेस। तो बेसिकली ओरोफेरिंक्स में एक ओपनिंग आती है फ्रॉम द ओरल कैविटी और उसको हम बोलते हैं फॉसेस। ओरोफेरिंक्स का एक्सटेंशन होता है यहाँ सॉफ्ट पैलेट से, ये स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है गले में, एक बोन होती है वहाँ पे, गले का एक बोन है और उसको हम बोलते हैं हायोड बोन। यहाँ पे ये दिख रहा है, दैट इज ए बोन called hyoid bone. There is an only one bone found in a throat, that is the hyoid bone. तो hyoid bone और यह है सॉफ्ट पैलेट का बीच का स्पेस बिहाइंड द फॉसेस कहलाएगा ओरोफेरिंक्स।
ओरोफेरिंक्स आगे जाके मर्ज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैरिंगोफेरिंक्स। ये फेरिंक्स का लास्ट टर्मिनल एंड है, नीचे वाला भाग है, और इसलिए इस फेरिंक्स को हम हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। हाइपो दैट मीन्स लोअर एंड, लोअर पार्ट। तो ये फेरिंक्स का नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं लैरिंगोफेरिंक्स। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द हायोइड बोन और एंड आगे की तरफ तो होगा लैरिंग्स में, और पीछे की तरफ ये जाएगा इनटू द इसोफेगस। तो दैट मीन्स व्हाट, इसका एक्सटेंशन दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, यहाँ हायोइड बोन से नीचे की तरफ, आगे की तरफ तो लैरिंग्स है और पीछे की तरफ है इसोफेगस। लैरिंग्स आगे जाके ट्रेकिया में मर्ज हो जाएगा, और ये इसोफेगस आगे जाके स्टमक के साथ कनेक्ट होगी और फूड को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगी। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है लैरिंगोफेरिंक्स भी कॉमन पैसेज वे है। इस लैरिंगोफेरिंक्स से हवा जो हम इनहेल कर रहे हैं वो भी जाएगी आगे की तरफ, और इसी लैरिंगोफेरिंक्स से खाना जो हम स्वेलो कर रहे हैं वो भी जाएगा आगे के ऑर्गन में। तो इट ऑल्सो सर्व एज डुअल पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। और जहाँ भी फूड जाएगा म्यूकोजा थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमको, और इसीलिए यहाँ पे जो लैरिंगोफेरिंक्स की म्यूकोजा होती है वो भी यही होती है, सेम जो ओरोफेरिंक्स की है, दैट इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो दैट मीन्स फेरिंक्स में दो तरह की एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। Number one, that is the pseudo stratified ciliated columnar epithelium found in the nasopharynx, and here is non-keratinized stratified squamous epithelium found in oro and laryngopharynx. लैरिंगोफेरिंक्स में अगर ओपनिंग की बात करें तो टोटल 2 ओपनिंग यहाँ पर होती हैं, डायग्राम में हमको दिख रहा है। और ये ओपनिंग होती हैं, एक ओपनिंग जो लैरिंग्स की है और एक ओपनिंग जो है दैट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। दैट मीन्स 2 ओपनिंग है यहाँ पर लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर। जो लोअर एंड पे है दैट इज ये आगे वाली लैरिंग्स की ओपनिंग है, और ये पीछे वाली ओपनिंग है इसोफेगस की। तो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग इन द लैरिंगोफेरिंक्स दैट इज द 2। हमसे पूछें कि फेरिंक्स में टोटल ओपनिंग्स कितनी होती हैं, तब हमने बोलना है टोटल ओपनिंग्स कितनी है, 5 + 1 + 2 दैट इज टोटल इन नंबर 8। तो 8 ओपनिंग होती हैं इनटू द आवर फेरिंक्स। क्लियर? तो इट इज सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेरिंक्स। यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू की बात हो रही है। एक लिम्फोइड टिश्यू तो हमने यहाँ देखा कि जो नेसोफेरिंक्स में है दैट इज द एडिनॉइड। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू आल्सो फाउंड इन द ओरोफेरिंक्स। एक तो यहाँ पर मिलता है टंग के बेस पे, इनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, और दूसरा ऊपर की तरफ मिलता है, इनको बोलता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो दे आर ऑल्सो लिम्फोइड टिश्यू, सर्व एज एन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी। यहाँ पर भी WBC मैच्योर होती हैं और WBC बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ओरोफेरिंक्स में हम बात करें बेसिकली तो यहाँ पर भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं, दीज आर लिंगुअल एज वेल एज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द फेरिंक्स। फंक्शन की दोबारा एक बार समरी कर लेते हैं कि ये जो फेरिंक्स हैं क्या क्या काम कर रही है बेसिकली। तो हम देख रहे हैं कि सबसे मेन काम तो रास्ता प्रोवाइड कराना है, पैसेज वे देना है किस किस को, एयर को और फूड को। हवा हम जो इनहेल करेंगे और खाना हम जो खाएंगे वो इसी फेरिंक्स के रास्ते के थ्रू जाएगा आगे के सब्सिक्वेंट ऑर्गन के अंदर। तो दैट इज द कॉमन एंड एसेंशियल और मेन फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स। इसके अलावा हियरिंग, हम जो सुनते हैं या सुन पाते हैं, इसमें भी फेरिंक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने देखा कि फेरिंक्स के अंदर यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल्स की ओपनिंग आती हैं और ये हमारे मिडल ईयर में प्रेशर को इक्वलाइज करती हैं। अगर ये नहीं हो तो एज सच हियरिंग डिस्टर्ब होगी या हियरिंग एज सच क्लियर नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि हमको एज सच कॉमन कोल्ड हो गया, या कई बार हम देखते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया। तो ये दोनों ही चूँकि एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये हियरिंग को डिफेक्टिव बनाती हैं, क्लियर कट आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी। इसके अलावा टेस्ट में असिस्ट करना भी फेरिंक्स का काम है। वैसे टेस्ट होता है मेनली बाय द टेस्ट बर्ड, टंग्स हैं, टंग्स के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें टेस्ट का परसेप्शन करवाती है। लेकिन ओरोफेरिंक्स जो है वहाँ पर लिटिल बिट टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं जो कि कुछ मात्रा में टेस्ट में हमारी हेल्प करती हैं। इसके अलावा फेरिंक्स ऑल्सो सर्व एज ए रेजोनेंस ऑर्गन।
रेजोनेंस ये वर्ड पहले भी आया था, नोज में भी हमने देखा था कि साउंड जो बेसिकली लैरिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है उस आवाज़ को एम्पलीफाई करना या उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना या प्रोलॉन्गिंग करना, ये सब रेजोनेंस कहलाता है। तो अलोंग विद द पैरानेजल साइनेसिस फेरिंग्स भी रेजोनेंस क्रिएट करवाती है, और रेजोनेंस से जो बेसिकली फोनेशन होता है वो क्लियर होता है और हमको अच्छे से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं और वो साउंड हम समझ पाते हैं। इसके अलावा फेरिंग्स बॉडी को डिफेंड करने का भी काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। हमने बोला कि यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू हैं, जैसे कि नेजोफेरिंग्स में एडिनॉइड्स हैं, एसएस ओरोफेरिंग्स में लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं पीछे की तरफ, और ऊपर की तरफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये बॉडी को डिफेंड करने का काम करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फेरिंग्स सिंपली। तो दोबारा मैं बता दूं, फेरिंग्स को हमने समझने के हिसाब से 3 भागों में बांटा था। एक को हम बोल रहे हैं नेजोफेरिंग्स, ये सुपीरियर पोर्शन है, 5 ओपनिंग इसके अंदर आती है और इसकी म्यूकोजा बनी होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से, और यहाँ पर जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिनॉइड्स। नेजोफेरिंग्स के आगे का जो फेरिंग्स है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोल रहे हैं। ये सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होकर हार्ड बोन पे खत्म होता है, एक ओपनिंग इसके अंदर ओपन होती है, और यहाँ ये कॉमन पैसेज है इसलिए यहाँ की म्यूकोजा बनती है नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। और ये है फेरिंग्स का सबसे नीचे का भाग, इसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। यहाँ पर टोटल 2 ओपनिंग होती हैं, ये भी कॉमन पैसेज वे है, और चूंकि कॉमन है टूट जाएगा तो इसके लिए यहाँ की भी म्यूकोजा बनी है बाय द नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फेरिंग्स। फेरिंग्स के आगे जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फिजियोलॉजी है, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट काम दैट इज वॉइस प्रोडक्शन बेसिकली होता है बाय द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं, सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं, आते रहते हैं एग्जाम्स में। लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है, तो इसको आप क्लियरली थोड़ा सा देखें। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, दैट इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ऐसा क्यों कहा जाता है, अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। वॉइस बॉक्स से वैसे पता चल रहा है क्योंकि ऐसा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करता है। इसको समझने के लिए इसका डायग्राम हमको पहले बनाना पड़ेगा। डायग्राम के 2 व्यू हैं, एक लैरिंग्स एंटीरियरली आगे से कैसा दिखता है, और दूसरा मैं इसका बनाऊंगा पोस्टीरियर व्यू, लैरिंग्स पीछे से कैसा दिखता है। दोनों व्यू सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमको दोनों व्यू का डायग्राम देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर 1 बाय 1 लैरिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?
नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ दिख रही है। लैरिंग्स पूरा का पूरा कार्टिलेज से मिलकर बनता है। उन्हीं कार्टिलेज के ये नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे। Okay, look at the diagram, that is the larynx और वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि लैरिंग्स को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अंदर से एक खाली ये कैविटी है, जस्ट लुक लाइक ए बॉक्स मेड अप ऑफ डिफरेंट कार्टिलेज। और वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि इसका मेन काम है वॉइस को प्रोड्यूस करना। हम जो कम्युनिकेट कर पाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, उसके लिए साउंड एसेंशियल है, और ये साउंड बेसिकली प्रोड्यूस होती है बाय एन सिंगल ऑर्गन, दैट इज द लैरिंग्स। कई बार ये जनरल क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, वॉइस बैक्स किसको कहते हैं, या साउंड प्रोडक्शन कौन करता है, साउंड प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, दैट इज द आंसर लैरिंग्स। लैरिंग्स के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर लैरिंग्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैरिंग्स बेसिकली नेक का एक स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स प्रोबेबली फाउंड इन द नेक। लैरिंग्स के ऊपर एक बोन होती है, ये बोन आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं हायोड बोन, ये गले का बोन है हायोड। लैरिंग्स के नीचे की तरफ ट्रेकिया होता है, आपको ये ट्रेकियल रिंग्स दिख रही हैं, दीज आर द रिंग्स फाउंड ओवर द ट्रेकिया। तो यहाँ से ये ट्रेकिया स्टार्ट है। तो लैरिंग्स के ऊपर की तरफ सुपीरियरली हायोड बोन होता है, इन्फीरियरली होता है ट्रेकिया। लैरिंग्स के पीछे की तरफ हमने अभी पढ़ा फेरिंग्स होती हैं, दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स, और लैरिंगोफेरिंग्स के भी पीछे होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो लास्ट यहाँ पर भी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हमको लैरिंग्स के पीछे मिलेगा वो मिलेगा C6। बेसिकली इसका एक्सटेंशन होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा 4th से लेके सर्वाइकल वर्टिब्रा 6। तो पोस्टीरियरली ऑफ लैरिंग्स वहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स और साथ में सर्वाइकल वर्टिब्रा है। एंटीरियरली बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पर बेसिकली नेक की जो मसल्स होती हैं वो होती हैं आगे की तरफ लोकेटेड। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडम्स एप्पल है थायराइड कार्टिलेज का, और आगे की तरफ ये मसल्स हैं। और साइड में यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर होते हैं थायराइड ग्लैंड के लोब, यहाँ पर
इस तरीके से एक ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, आप पढ़ेंगे, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। तो उसके दो लोब्स होते हैं बीच में, तो इस तरीके से ये दोनों लोब, एक लोब यहाँ होता है, दूसरा यहाँ बीच में स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, वो होती है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लोब्स। लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मेनली ये वॉइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये हवा को आगे जाने का रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। अगर ये रास्ता नहीं प्रोवाइड कराएगा तो ऐसा एयरवे बंद हो जाएगा और ऐसा जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ये बॉक्स बनता है, कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, पैसेज भी कैसे प्रोवाइड कराता है, ये सारा का सारा इसकी स्पेसिफिक एनाटॉमी की वजह से होता है। लैरिंग्स बेसिकली 6 अलग अलग तरह की कार्टिलेज से मिलके बना हुआ एक बॉक्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ 6 कार्टिलेज जब आपस में मिलेगी तब लैरिंग्स बनेगा। वो 6 कार्टिलेज कौन सी हैं? नंबर 1 दैट इज थायराइड कार्टिलेज, नंबर 2 दैट इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, नंबर 3 दैट इज एपिग्लॉटिस, नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है that is arytenoid, number 5 that is corniculate and number 6 that is the cuneiform। मैंने नंबर लगाए हैं तो देखने से पता चल रहा है कि लैरिंग्स में टोटल 6 कार्टिलेज होती हैं। थायराइड, क्रिकॉइड, एपिग्लॉटिस, पीछे की तरफ 3 होती हैं, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। 3 कार्टिलेज तो संख्या में सिंगल होती हैं, दैट मीन्स नंबर 1 होता है सिर्फ। लेकिन 3 कार्टिलेज जो प्रोबेबली पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है, पोस्टीरियरली हमको दिखती हैं, वो दोनों की दोनों पेयर होती हैं। आप देखोगे एंटीरियरली वो तीनों कार्टिलेज नहीं दिखती हैं। तो ये जो 3 कार्टिलेज हैं प्रोबेबली जो हमको दिख रही हैं आगे से, थायराइड है, क्रिकॉइड है और एपिग्लॉटिस, ये संख्या में सिंगल होती हैं, एक होती हैं। लेकिन ये जो पीछे वाली 3 कार्टिलेज हैं, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ये पेयर्ड कार्टिलेज होती हैं। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ कार्टिलेज कितनी होती हैं, तो हमको डायग्राम में दिख रहा है कि ये सब पेयर हैं तो टोटल 6 हो गया, और ये सब सिंगुलर हैं तो ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेज हो गए 9 पीसेज ऑफ द कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज हैं बाय नेचर अगर हम देखें तो ये 2 टाइप की कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं। एक टाइप यहाँ होता है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, और दूसरा यहाँ जो टाइप होता है वो होता है इलास्टिक कार्टिलेज। बेसिकली कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कनेक्टिव टिश्यू में जो कार्टिलेज ये 3 तरह की होती है, एक फाइब्रो कार्टिलेज, दूसरा हाइलाइन कार्टिलेज और तीसरा इलास्टिक कार्टिलेज। तो 3 टाइप में से 2 प्रकार जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हीं 2 प्रकार की कार्टिलेज से ये पूरा का पूरा लैरिंग्स बना हुआ है। 3 कार्टिलेज जिसमें से थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड, ये जो 3 कार्टिलेज जो नाम मैं बोल रहा हूँ, एक थायराइड, दूसरा क्रिकॉइड और तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ एरिटिनॉइड, ये बाय नेचर बनता है हाइलाइन कार्टिलेज से। और रिमेनिंग जो 3 अलग कार्टिलेज हैं, जिसमें से एक बचा एपिग्लॉटिस और दूसरे यहाँ पे कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये बने हुए हैं इलास्टिक कार्टिलेज से, दैट मीन्स ECC। हमें याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंटली, इनका नेचर कौन सा है कि पर्टिकुलर कार्टिलेज कौन से टाइप का है। हमने बोलना है TCA, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड। बाय नेचर वाइज ये हाइलाइन कार्टिलेज हैं, एंड रिमेनिंग दैट इज द एपिग्लॉटिस, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट, ये है इलास्टिक कार्टिलेज। साइकेट्री में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा TCA, बेसिकली एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स है उनका ये ग्रुप कहलाता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो वहाँ पे तो वो एंटी डिप्रेशन की तरह आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ TCA का मतलब कार्टिलेज से थायराइड, क्रिकॉइड एंड एरिटिनॉइड, और ये बनता है हाइलाइन से। और बचा हुआ ECC, आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस, ई है यहाँ पर है, तो ये कैसे बना हुआ है, ऐसा इलास्टिक कार्टिलेज। तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। सभी जो 6 अलग अलग तरह के कार्टिलेज हैं सबको डिटेल में देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल द थायराइड कार्टिलेज। लैरिंग्स का जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है वो होता है थायराइड कार्टिलेज। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यही सबसे बड़ा कार्टिलेज है यहाँ पर, दैट इज द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज
लैरिंग्स का कंप्लीट एंटीरियर वॉल बना रहा है। ये आप देख रहे हो आगे की तरफ ये पूरा वॉल है, पीछे की तरफ आपको इस तरीके से दिखेगा। बेसिकली ये थायराइड कार्टिलेज थायराइड की दो प्लेट से बना हुआ है। ये प्लेट, ये नंबर 1 नंबर 2, इनको कहते हैं थायराइड लेमिना। ये थायराइड लेमिना दो अलग अलग है और ये दोनों अल्टीमेटली क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने से एक सिंगल कार्टिलेज बनती है, दैट इज द थायराइड कार्टिलेज। फ्यूज भी ये इस तरीके से होती हैं, आगे की तरफ एंगल बनता हुआ, दैट मीन्स आगे का इनका भाग उभरा हुआ होता है, और यही भाग जो उभरा हुआ हमको आगे भी दिख रहा है, ये कहलाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। मेल में ये थोड़ा डोमिनेंट होता है, एज सच फीमेल में लेस डोमिनेंट है। बेसिकली थायराइड कार्टिलेज इस तरीके से आगे आके अपने पीछे जो वोकल कोड है उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जस्ट पीछे वोकल कोड हम देखेंगे अभी आगे लोकेटेड होते हैं जस्ट बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज, और लास्ट में वो अटैच होते हैं रेटिनॉइड से। तो एडिशनली थायराइड थोड़ा सा आगे की तरफ आके प्रोटेक्शन देता है एडिशनली उन वोकल कोड को, ताकि कभी कोई ट्रॉमा या शॉक हो तो ऐसे डायरेक्ट इंजरी उनको नहीं हो। तो इट इज़ एन एडम्स एप्पल, जो उभरा हुआ पार्ट है आगे की तरफ। ये दो कॉर्नुआ होता है थायराइड कार्टिलेज के, दो इस तरीके से प्रोसेस निकले हुए होते हैं, ये सुपीरियर कॉर्नुआ कहलाते हैं, और नीचे की तरफ भी होते हैं ये, इनको बोलते हैं इंफीरियर कॉर्ना। आपको पोस्टीरियरली भी दिख रहा है, दैट इज सुपीरियर कॉर्ना और दैट इज द इंफीरियर कॉर्ना। थायराइड कार्टिलेज ऊपर की तरफ हायोइड बोन से एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थायराइड मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये बोन है और ये थायराइड कार्टिलेज है, बीच में मैंने ये लाइनिंग्स बनाई है, बेसिकली ये लाइनिंग मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थायराइड मेम्ब्रेन। ऐसे ही ये थायराइड कार्टिलेज नीचे की तरफ इस क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी मैंने ऐसी लाइनिंग्स बनाई हैं, और ये बेसिकली लिगामेंट, और इस लिगामेंट को कहते हैं क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। लिगामेंट आपने पढ़ा होगा, सुनोगे, लिगामेंट एंड टेंडन बेसिकली। तो ये लिगामेंट्स हैं जो कि इस थायराइड को क्रिकॉइड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, ऊपर तो जुड़ा हुआ बाय द थायराइड मेम्ब्रेन टू द हायोइड बोन, और नीचे की तरफ इट इज कनेक्टेड विद द क्रिकॉइड विद द हेल्प ऑफ क्रिकोथायराइड लिगामेंट। थायराइड बेसिकली वोकल कॉर्ड्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है एंटीरियरली। अंदर की तरफ हम देखेंगे बॉक्स में, अभी जब इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अंदर की तरफ पीछे से वोकल कॉर्ड निकल हैं जो एरिटिनॉइड के साथ जुड़ते हैं। थायराइड कार्टिलेज के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है लैरिंग्स का, दैट इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। लैरिंग्स का जो इंफीरियर वॉल है, नीचे का जो पूरा वॉल है अराउंड इंफीरियर 360 डिग्री पे, वो बनता है बाय ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको दिख रहा है कि आगे की तरफ तो नैरो होती है, जबकि पीछे से क्रिकॉइड को देखोगे तो ये बहुत वाइड होती है। ये पूरा ये रिंग शेप एक स्ट्रक्चर है, रिंग भी इस तरीके से ये पूरा रिंग है, ये एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू। तो इस तरह से ये पीछे का पोर्शन है क्रिकॉइड का, और ये वाला जो वाइट पार्ट है ये है यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट। क्रिकॉइड बेसिकली नीचे का इंफीरियर बेस बनता है, लैरिंग्स का बेस प्रोवाइड करा रहा है उसको, और ये क्रिकॉइड जुड़ा हुआ रहता है नीचे की तरफ एक लिगामेंट से। ये क्रिकॉइड है और ये नीचे ट्रेकिया की रिंग है, फर्स्ट रिंग ट्रेकिया की, ये पहली रिंग। ट्रेकियल रिंग्स होती हैं ट्रेकिया पे, टोटली नंबर 16 से लेके 20 तक। ये पहला रिंग, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे लेके 16 से 20 तक रिंग होती है। तो ये ट्रेकिया और ये क्रिकॉइड ये जुड़ा हुआ है एक लिगामेंट के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। ये लिखा हुआ है ट्रेकियल रिंग्स हैं, ये क्रिकॉइड है, ये रिंग्स हैं, रिंग्स और क्रिकॉइड के बीच में एक लिगामेंट, और इसको हम बोल रहे हैं क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। बेसिकली ये क्रिकॉइड कार्टिलेज नीचे का बेस तो प्रोवाइड करा ही रही है इस लैरिंग्स को, लेकिन साथ में जो वोकल कॉर्ड्स अटैच होता है एरिटिनॉइड से, तो उस एरिटिनॉइड कार्टिलेज को सपोर्ट या उसको बेस प्रोवाइड कराती है कार्टिलेज, क्योंकि एरिटिनॉइड उसी के ऊपर लोकेटेड होती है। तो ये इसका मेन काम है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तीसरा जो कार्टिलेज है लैरिंग्स का, दैट इज द एपिग्लॉटिस। फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये कार्टिलेज है। ये एक पत्ती के आकार का कार्टिलेज है। शेप जहां पर भी आ रही है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शेप्स के बारे में पूछते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ शेप बताया रिंग शेप कार्टिलेज, तो हमने बोलना है क्रिकॉइड इज एन रिंग शेप कार्टिलेज। ऐसे ही पूछा है कि पत्ती के आकार का या लीफ लाइक कार्टिलेज कौन सा होता है,
तब हमने बोलना है लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसकी है, यहाँ पे एपिग्लॉटिस की। तो ये इस तरीके से एपिग्लॉटिस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसके दो भाग होते हैं, नीचे वाला भाग जो नैरो भाग है इसको हम कहते हैं स्टेम ऑफ एपिग्लॉटिस, और ऊपर ये जो ब्रॉडर पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ एपिग्लॉटिस। बॉडी, नीचे स्टेम, ऊपर बॉडी। स्टेम जुड़ा हुआ रहता है थायराइड कार्टिलेज, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, और साथ में ये हायोइड बोन से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो स्टेम बेसिकली कनेक्टेड विद द थायराइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, और इसकी जो बॉडी है वो फ्री रहती है। फ्री रहती है इन द सेंस वो कहीं से अटैच नहीं रहती हैं। तो क्या होता है जब भी हम खाने को निगल रहे होते हैं, जब खाने को स्वेलो कर रहे होते हैं फेरिंग्स के थ्रू, तो अपने आप फेरिंग्स ऊपर जाता है, और फेरिंग्स जब ऊपर जाता है तो लैरिंग्स भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो लैरिंग्स भी ऊपर जाएगा, और लैरिंग्स जैसे ऊपर जाएगा तो स्टेम ऊपर जाएगा, और स्टेम ऊपर जाएगा तो उसका जो एपिग्लॉटिस का फ्री जो बॉडी है वो लैरिंग्स को शट ऑफ कर देती है, क्लोज कर देती है, जिससे खाना हम जो खा रहे हैं वो एस्पिरेट नहीं होगा और वो सीधा ही चला जाएगा इसोफेगस के थ्रू इनटू द स्टमक में। डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि ये सारा कैसे होता है। ये है नेजल कैविटी, ये है ओरल कैविटी, ये गले का बोन है हायोइड बोन, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने ये है एपिग्लॉटिस, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब हम खाना निगल रहे होते हैं, खाना आपने माउथ से लिया, खाने को दांतों से चबाया, मास्टिकेशन किया, और ये ओरल कैविटी की ओपनिंग फॉसेस के थ्रू आ गया ओरोफेरिंक्स में। अब स्वेलोइंग प्रोसेस में फेरिंक्स की मसल्स काम करती हैं, और उसकी वजह से ये जो फेरिंक्स हैं, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ये ऊपर की तरफ मूव होगी, और जब ये ऊपर मूव होगी तो ये जो लैरिंग्स हैं ये भी ऊपर जाएगा, और चूंकि स्टेम तो फिक्स है, लैरिंग्स जैसे ऊपर जाएगा तो अब ये एपिग्लॉटिस ऐसे नहीं आके एपिग्लॉटिस की पोजीशन हो जाएगी ऐसे ऐसे। तो पहले आप देख रहे थे कि एपिग्लॉटिस इस पोजीशन में था, रास्ता दोनों खुले हुए थे फूड के लिए, एयर के लिए, लेकिन जैसे ही फूड आया तो ये एपिग्लॉटिस शट ऑफ हो गया, लैरिंग्स को इसने बंद कर दिया, और ये फूड वे हमारा ओपन है, और यहाँ से खाना डायरेक्टली स्वेलो होते हुए चला जाएगा इसोफेगस के थ्रू इनटू आवर स्टमक। तो बेसिकली एस्पिरेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कई बार एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होता और हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल एस्पिरेशन हो जाता है खाने का, या फ्लूइड का, और पेशेंट की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि एपिग्लॉटिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। तो बेसिकली इट एक्ट एज ए गार्ड ऑफ आवर लोअर एयरवे ट्रेकिया से स्टार्ट हो रहा है, तो लैरिंग्स के ऊपर ये गार्ड लगा हुआ है ताकि नीचे का जो एयरवे है वो प्रोटेक्टेड रहे बाय द फूड। वो हवा के लिए बना हुआ है, हवा ही वहाँ से जा सकती है, दूसरी सारी चीज़ें यहाँ से प्रोटेक्टेड रहेगी। ऐसा पॉसिबल है ड्यू टू इट्स नेचर, और नेचर अभी हमने देखा कि ये इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज नाम से पता चल रहा है इसमें हाई इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की वजह से ही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लोज कर देती है हमारे लैरिंग्स को ड्यूरिंग स्वेलोइंग, और तभी हम बच पाते हैं एस्पिरेशन से एज सच। क्लियर? दैट इज द थर्ड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस। 3 कार्टिलेज और हैं जो अब तक हमने पढ़ा वो सब सिंगल थी, संख्या में एक थी, लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की वो सारी की सारी पेयर्ड कार्टिलेज हैं। पेयर्ड का मतलब संख्या में ट्वाइस है, डबल है। 4th नंबर यहाँ हमने लिखा है दैट इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज डायग्राम में आपको दिख रहा है, ट्राइंगुलर शेप की कार्टिलेज है, ट्राइएंगुलर, दूर से आप देख रहे होंगे पिरामिड के जैसा, एक ही बात है, पिरामिड की जैसी लुक और ट्रायंगुलर एक ही बात है। ये शेप है एरिटिनॉइड का। ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज लोकेटेड होती है पीछे की तरफ क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर, आपको दिख रहा है क्रिकोइड, ये छोटा सा भाग है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, लेकिन पीछे ये क्रिकोइड बड़ा होता है। तो क्रिकोइड के सुपीरियरली उसके ऊपर लोकेटेड होती हैं 2 ट्रायंगुलर शेप की कार्टिलेज, दैट इज द एरिटिनॉइड। और ये एरिटिनॉइड बेसिकली
जो वोकल कॉर्ड्स आ रहे हैं थायराइड कार्टिलेज से उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। वोकल कॉर्ड यहाँ से आएंगे थायराइड से एंटीरियरली और ये बेसिकली जुड़ते हैं पीछे की तरफ इन्हीं एरिटिनॉइड कार्टिलेज के साथ। तो इस तरीके से ये पोस्टीरियरली उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा। और हम जो वॉइस प्रोडक्शन की अभी बात करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एरिटिनॉइड का। एरिटिनॉइड ही अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ मसल और आइदर साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। एरिटिनॉइड ट्रायंगुलर शेप का, नंबर इन 2, लोकेटेड एट द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। इस एरिटिनॉइड के ऊपर की तरफ इसके अपेक्स पे, ये अपेक्स पे दो कार्टिलेज हैं हॉर्न शेप का। हॉर्न आपने देखे होंगे, सिंग के आकार की हॉर्न शेप, दैट इज द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये भी बेसिकली इनडायरेक्टली जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनको पोस्टीरियरली ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं अलोंग विद द एरिटिनॉइड। तो ये होता है हॉर्न शेप का। अभी तक मैंने बहुत सारी शेप्स आपको बता दी हैं, दोबारा बता दूं। क्रिकॉइड रिंग शेप का होता है, एरिटिनॉइड ट्रायंगुलर शेप का, पिरामिडल शेप का, कॉर्निकुलेट होता है हॉर्न शेप का। और इसी कॉर्निकुलेट के एंटीरियरली आगे की तरफ दो और कार्टिलेज होती हैं और इनको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्लब शेप कार्टिलेज होते हैं, क्लब्ड, जस्ट लाइक द डायग्राम, क्लब्ड शेप का ये कार्टिलेज होता है। और ये भी बेसिकली इनडायरेक्टली हमको जो वोकल कॉर्ड होते हैं शॉर्ट के अंदर उनको सपोर्ट प्रोवाइड ये कराते हैं। क्लियर? तो दोबारा एक बार देख लेते हैं थायराइड लैरिंग्स के अंदर कौन कौन सी कार्टिलेज हैं। तो लैरिंग्स में 6 कार्टिलेज हैं। पहला हमने देखा थायराइड है, लार्जेस्ट कार्टिलेज। क्रिकॉइड है, नीचे का बॉर्डर बनाने वाला रिंग शेप का होता है। एपिग्लोटिस पत्ती के जैसा इलास्टिक कार्टिलेज का एक कार्टिलेज है जो कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करेगा खाने का जब भी हम स्वेलो कर रहे हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ एरिटिनॉइड होता है ट्रायंगुलर शेप का जो क्रिकॉइड के ऊपर लोकेटेड होता है। ऐसी कॉर्निकुलेट है, संख्या में 2 होती हैं हॉर्न शेप की, ये अपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड पे लोकेटेड होती हैं। और कॉर्निकुलेट के आगे एंटीरियरली 2 और कार्टिलेज होती हैं और इनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्लियर? तो इट इज बेसिक एनाटॉमी ऑफ द लैरिंग्स। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि लैरिंग्स काम क्या करता है। तो एक काम तो हमको पता ही है कि लैरिंग्स चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, तो नो डाउटली ये एयर को क्या करवाएगा, पैसेज वे प्रोवाइड कराएगा, हवा को रास्ता देगा। हवा इसी के थ्रू जाएगी नेक्स्ट आगे की तरफ हमारे ऑर्गन में, दैट इज द ट्रेकिया। इसके साथ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है और वो है वॉइस का प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन या साउंड प्रोडक्शन, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इसको हम अभी देखेंगे हाउ द वॉइस इज प्रोड्यूस।